नमस्कार, आप देख रहे हैं बी क्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। द कंपनी जो आज हम बात कर रहे हैं वो है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स। इनके हॉस्पिटल जो हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हैं। जैसे थाने हैं और पुणे है और एक इंदौर में है मध्य प्रदेश में। और एक नया हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है डोंबिवली में। इनका जो आईपीओ प्राइस बैंड है 695 टू 735 है पर शेयर। आईपीओ खुल रहा है सितंबर 6 को। और फ्रेश इशू जो है 542 करोड़ का है और ओएफएस है 327 करोड़ का। कंपनी का जो वैल्यू आता है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड वो लगभग 4,331 करोड़ के आसपास है। और मेरे साथ हैं आज अंकित ठक्कर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुपिटर लाइफलाइन के। अंकित, धन्यवाद बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 542 करोड़ आप रेज कर रहे हैं, उसका उपयोग आप किस लिए करेंगे? ये 542 करोड़ का उपयोग हमारी जो कर्ज है, डेट है, उसका रीपेमेंट के लिए मेनली इस्तेमाल होगा। और कर्ज का भुगतान करने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। ये बताइए कि आज के डेट में आपने जो कहा है कि आपका कर्ज है लगभग 500 करोड़ का कुछ है। वो अगर तक निकल जाएगा तो उसका जो इंटरेस्ट है वो सीधा फ्लो करेगा आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आप लगभग 22% ग्रोथ रेवेन्यू टर्म्स में किए थे। तो इस बार कैसे यही ग्रोथ स्टैंडर्ड ग्रोथ रेट रहेगा आपको आगे जाते हुए? हाँ, हम अभी हमारी इंदौर की जो हॉस्पिटल है वो नई है, उसको सिर्फ़ 2 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स हुए हैं शुरू होते। अ, तो इंदौर की हॉस्पिटल में अभी काफ़ी ग्रोथ की गुंजाइश है और उम्मीद है। पूना की जो हॉस्पिटल है उसको 5 साल के ऊपर हो गए हैं और पूना की हॉस्पिटल में भी हमने कुछ नया ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन किया है और नए बेड्स ऐड किए हैं। तो पूना की हॉस्पिटल की भी जो ऑक्यूपेंसी है उसमें ग्रोथ की संभावना है और उम्मीद है। तो ये 2 हॉस्पिटल्स जो हैं वो मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं हैं और ये दोनों हॉस्पिटल में सिग्निफिकेंट ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। थाना की जो हॉस्पिटल है वो रिलेटिवली मैच्योर्ड है अ, और अच्छे से फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है। सो ऑल इन ऑल हमारा ये सोचना है कि अगले 2-3 सालों में ये दोनों नई हॉस्पिटल भी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी। अंकित, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि आप लैंड लेते हैं, उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर डेवलप करके फिर कमर्शलाइज करते हैं। आ, बाकी आपके जो कॉम्पिटिटिव पेयर्स हैं उनका इनिशियली तो वही यही मॉडल रहा है। पर आगे जैसी ग्रोथ और एक्सपेंशन का प्रेशर आता है तो एसेट लाइट मॉडल में चले जाते हैं। क्या आप भी एसेट लाइट मॉडल में जाएंगे आगे जाके? अभी तो हमारी ये सोच नहीं है, अभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम एसेट लाइट मॉडल में जाना चाहेंगे। क्योंकि हमारा ये सोचना है कि हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर है। कोई भी बिल्डिंग और इमारत को उठा करके उसको रीपर्पस कर देना और कन्वर्ट कर देना हॉस्पिटल में, तो उसमें डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलते हैं। जो पेशेंट सैटिस्फैक्शन के लिए, क्लिनिकल क्वालिटी के लिए जिस तरीके की स्पेसेस की आवश्यकता है, वो रेट्रोफिटेड बिल्डिंग्स में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि एसेट लाइट मॉडल में रेंटल्स और लीज़ जो होता है वो जुड़े रहते हैं और रेंटल और लीज़ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। रेंटल और लीज़ का कोई हिस्टोरिक कॉस्ट नहीं होता। रेंटल और लीज़ ऑलवेज़ मार्क टू मार्केट और करंट इकोनॉमिक कंडीशन से होते हैं और परपेचुअली उसमें एस्केलेशन चलते ही रहता है। तो पहले 2, 3, 4, 5 साल तो एसेट लाइट मॉडल अच्छा लगता है क्योंकि उसके फ्रूट्स मिलते हैं, फास्ट ग्रोथ मिलती है, कम खर्चा लगता है। लेकिन 5 साल के बाद जो है वो रियलिटी सेट इन हो जाती है और वो रियलिटी ये समझ में आती है कि ये लीज़ तो बढ़ते ही जा रही है, ये लीज़ तो खत्म ही नहीं हो रही। और फिर ये सोच आती है कि यदि इसको मैंने कर्ज़ लेकर के किया होता तो कर्ज़ तो अभी कम हो जाता और कुछ सालों में खत्म हो जाता। सो हमारा ये थॉट है कि लेट अस नॉट टेक शॉर्टकट्स, लेट अस डू थिंग्स जो फंडामेंटली सस्टेनेबल हैं और लॉन्ग टर्म में जो स्टोरी है वो प्ले आउट करेगी। शॉर्ट टर्म में किसी के दबाव में आके या तो खुद के दबाव में या किसी और के दबाव में आके
ग्रोथ के लिए ये डिसीजंस लेना वो हमें उचित नहीं लगता है। जो हॉस्पिटल्स में जो हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, आप पर उन पे तो आप लीज लेते ही होंगे, राइट? और लीज पे लेते होंगे या रेवेन्यू शेयर मॉडल पे लेते होंगे उसको? नहीं, वो इक्विपमेंट भी हम खरीद लेते हैं, उसको भी लीज़ पे नहीं लेते। क्योंकि आप फाइनेंशियल वर्ल्ड से हैं और आप जानते होंगे कि अगर वो इक्विपमेंट हम लीज़ पे लें, तो जो हमें लीज़ पे देगा, वो बैंक इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न चाहेगा। तो जब हमारे पास ये ऑप्शन था कि बैंक वाज़ विलिंग टू फंड एंड गिव अस डेट व्हिच इज़ अ चीपर मनी, तो उसको लीज़ पे लेने का हमें मेरिट नहीं लगा। वी बिलीव के हर एक एसेट जो है, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर फिक्सचर हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, सभी चीज़ हम उसको हमारी बुक पे ही रखते हैं, उसके एसेट को ओन करते हैं। एंड सिमिलरली जो सर्विसेज भी हैं, अ, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हार्ट ट्रांसप्लांट हो या सिंपल डायलिसिस हो या लैब हो, हम किसी भी चीज़ को आउटसोर्स नहीं करते, सब चीज़ें खुद करते हैं। हम्म। आपका जो डोंबिवली में हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी फंडिंग कैसे कर रहे हैं, और लगभग कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर होगा उस हॉस्पिटल का? डोंबिवली हॉस्पिटल की फंडिंग हम इंटरनल अक्रूवल्स और रिजर्व से करेंगे। उसके लिए हमें एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमने फ्रेश इशू का भी यूज़ डोंबिवली के लिए नहीं कहा है। सो हमारे जो इंटरनल अक्रूवल्स रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 ढाई साल, उससे डोंबिवली की हॉस्पिटल जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप देखा जाए, आपका जो फंड रेजिंग है, आपने वो 123 करोड़ प्री आईपीओ में रेज किया फ्रेश इशू में, और 542 अभी आईपीओ की थ्रू रेज करे, तो लगभग 665 करोड़ का आपने फ्रेश इशू किया है। जी, आपके प्रोस्पेक्टस के हिसाब से लगभग 500 करोड़ का आप डेट पेमेंट करेंगे, प्री जी, या प्री पेमेंट या फुल पेमेंट जो करेंगे आप। जी, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है फ्रेश इशू का, वो जी। किस लिए यूज होगा आपका? वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ होगा, ऐसा हमने उसका यूज़ सोचा है। तो उसमें ये प्री आईपीओ भी उसी उसी के लिए यूज होगा, प्री जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जी, के लिए? जी। अ, एक चीज बताइए कि आपके अभी 3 हॉस्पिटल चल रहे हैं, आप एमएमआर में हैं। आपका विजन क्या है कि आप कैसे एमएमआर या वेस्टर्न रीजन में एक्सपैंड करें? कौन कौन से सिटीज हैं जहां पर एक्सपैंड कर पाएंगे आप? हमारा ये विज़न है कि हम वेस्टर्न इंडिया में ही फ़ोकस रहें फॉर द नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ, और वेस्टर्न इंडिया में ही हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करें। एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए हमारा सोच ये है कि हम ऐसे लोकेशनों को चुनें जहाँ पर रेसिडेंशियल आबादी जो है वो डेंस हो और ज़्यादा हो, जहाँ पर उस रेसिडेंशियल एरिया में दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स ना हो, और उन नागरिकों को हम हेल्थ केयर की सुविधा प्रोवाइड करें। तो ये हमारा थॉट है। हम टियर 1 और प्रोमिनेंट सिटीज़ ऑफ वेस्टर्न इंडिया जितने भी हैं, वो सभी में एक्सपैंड करने के लिए ओपन है। जहाँ पर भी सही अपॉर्च्युनिटी सही समय पर मिले और ऐसे लोकेशन हो जहाँ पर वी फाइंड रिलेटिव नीड एंड a dense population who needs it, तो वो एरियाज हम चुनेंगे। हम्म। आपका एबिटा लगभग 22.6% का है FY23 का। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी ऑपरेशंस अभी एक्सपैंड होने बाकी हैं, इंदौर है, पुणे है, जहाँ पर एक्सपेंशन या ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन काफ़ी बाकी है उधर, तो ये इससे क्या आपका एबिटा मार्जिन में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, इन इन द सेंस क्या वो ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी? हाँ, अभी पूना की और इंदौर की ऑक्यूपेंसीज और यूटिलाइजेशन जैसे बढ़ेगा, वैसे देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी के एबिटा मार्जिन्स थोड़े इम्प्रूव हो जाएं एट अ कंसोलिडेटेड लेवल। हम्म। कहाँ तक जा पाएगा, मतलब आप एसेट मॉडल लेके, एसेट हैवी मॉडल लेके करते हैं, तो कहाँ तक ऊपर जा पाएगा? तो मेरा सोचना ये है कि यू नो
एज अ प्रोवाइडर और एज अ ड्राइवर, आप जो भी बोलें, हमारा फोकस होना चाहिए सही काम करने पे। और ईबिटा मार्जिन या कोई भी चीज़ जो है, ये फाइनेंशियल आउटकम, इट इज़ अ आउटकम, इट इज़ अ एंड व्हाई इज इट कॉल्ड आउटकम? इट इज़ अ आउटकम ऑफ द डिसीजंस यू टेक एंड द एफर्ट्स यू पुट इन। हमारा ये सोचना है, लेट अस फोकस के हम अच्छा काम करें, हम सभी सेवाएँ दें, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को पे ओवर स्पेंड ना करें, हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करें, और ये सब चीज़ें प्रोक्योरमेंट सही तरीके से करें, क्लीन, ऑनेस्ट और एफिशिएंट शिप रन करें, और ये सब करने के बाद जो एबिटा मार्जिन आएगा वो आएगा, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में एक कोई नंबर है और वो नंबर को अचीव करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। वो हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है, लेट अस बी एट द टॉप ऑफ द गेम, बी अलर्ट, बी एफिशिएंट, बी ऑनेस्ट, बी ड्रिवन, और ये सब करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज गुड, इट इज एक्सेप्टेबल टू अस। अब एक सवाल आपके बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन पे, कि कितना एक्सपेंशन और कर पाएंगे आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से? एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, अब थाना और पूना तो प्रीटी मच एक्सपैंड हो गई हैं। इंदौर में अभी काफ़ी एक्सपेंशन रूम बचा है। हम 231 बेड अभी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन और 200 बेड बढ़ाने की गुंजाइश है इंदौर में। तो इंदौर में बेड एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी है। अ, आगे जाते हुए आप अगर देखेंगे, आपका रेवेन्यू मिक्स जो है लगभग 54% आपका थाने से आता है, और मेजर कैश फ्लो भी वहीं से आता है क्योंकि मेच्योर प्रॉपर्टी है वो। 34% पुणे से आता है, और लगभग 12% इंदौर से आता है। तो ये जो मिक्स है, रेवेन्यू मिक्स, ये क्या इक्वल हो पाएगा आगे अगले कुछ सालों में, एज पुणे और इंदौर मेच्योर होंगे? हाँ, बिल्कुल, हमारा थॉट प्रोसेस तो यही है कि हम जो भी हॉस्पिटल करें, वो हर एक हॉस्पिटल फ्लैगशिप स्टेटस पर पहुंचने की अगर उसमें गुंजाइश है, तो ही हम वो इन्वेस्टमेंट और वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए हमारी सब हॉस्पिटल्स की साइज़ भी, यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि हम छोटी हॉस्पिटल नहीं करते। 300 और 500 बेड के बीच की साइज़ की हॉस्पिटल्स करते हैं। अच्छे लोकेशन में करते हैं, उसको अच्छा एसेट बनाते हैं, सभी सर्विसेज देते हैं। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी ये है कि ये 3 ही नहीं, डोंबिवली भी और आगे भी हम जो भी करें, वो सब हॉस्पिटल्स सिमिलर लेवल पर परफ़ॉर्म कर सकें। तो वही हमारा उद्देश्य है। डोंबिवली हॉस्पिटल में टोटल खर्चा कितना आएगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल योर मशीनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब मिला के? डोंबिवली हॉस्पिटल पे खर्चा कितना आएगा? हम 500 बेड बनाने वाले हैं, तो 500 करोड़ के आसपास का खर्चा आना चाहिए उसमें। तो उतना आपको कैश फ्लो से भी आना चाहिए, बिकॉज आपने फ्रेश इशू का जो इशू है वो हॉस्पिटल एक्सपेंशन पे नहीं यूज किया है, तो क्या 500 करोड़ का कैश फ्लो आ जाएगा अगले 3 साल में, या 3 या 4 साल में, जैसे आप डोंबिवली को बिल्डअप करेंगे? अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, तो आप ये भी देखेंगे कि हमारे पास 150-200 करोड़ के आसपास कुछ कैश ऑन बुक्स भी पड़ा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। सो वी आर हम्म। सिटिंग ऑन सम रिजर्व्स। बाकी इंटरनल अप्रूवल्स भी आएंगे, तो वी बिलीव दैट अलोंग द वे वी शुड बी एबल टू डू दिस प्रोजेक्ट। आज के डेट में फ्री कैश फ्लोज कितना आ रहा है आपके पूरे ऑपरेशन से? अभी फ्री कैश फ्लोज आज की डेट का जो है, वो होपफुली इन द नेक्स्ट वीक रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आज की डेट पे डेट ऑन द बुक भी है। हम्म। तो लास्ट ईयर का जो हमारा एबिटा था, वो करीब 200 करोड़ के आसपास का था, जो हमने डिक्लेयर किया है। हम्म। ये साल जो ग्रोथ होगी वो होगी। सो एंड डेट फ्री अगर हम हो गए, तो दैट इंटरेस्ट कंपोनेंट और रीपेमेंट कंपोनेंट भी, जो जैसे आप पहले बोल रहे थे, वो भी फ्री कैश में जुड़ जाएगा। सो वी एक्सपेक्ट मच बेटर फ्री कैश गोइंग फॉरवर्ड। अंकित, आपसे बात करने में आज काफ़ी मज़ा आया। आपका आईपीओ जो है लगभग सितंबर 6 को खुल रहा है, 695 टू 735 पर शेयर पे। फ्रेश इशू 542 करोड़ का, और ओएफएस 327 करोड़ का। टोटल आईपीओ साइज 869 करोड़ का है। और ये आईपीओ जो है का वैल्यू जो होगा वो 4,331 करोड़ के आसपास है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। थैंक यू।